हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे तालिबान ने लॉन्च किया ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान में मच गया तहलका। दोस्तों बताएंगे ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के हिस्से हैं शामिल। जी हां, तालिबानियों ने बता दिया लाहौर तक फहराएंगे झंडा। जी हां दोस्तों, बताएंगे शहबाज शरीफ और मुनीर की ये खबर सुनते ही पैरों तले खिसक गई जमीन। दोस्तों आखिर क्या चाहते हैं तालिबानी, आपको सबसे पहले बताएंगे। इसी बीच सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है दोस्तों शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर। जी हां दोस्तों, कर दिया दावा कि अमेरिका ने रचा था आतंकी हमला, पाकिस्तान ने दिया अंजाम। जी हां, बताएंगे तख्ता पलट के बाद अब शेख हसीना ने तोड़ी अमेरिका पर चुप्पी। दोस्तों बताएंगे क्या दावा किया इन्होंने, साथ ही साथ क्या ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के सामने झुक गया ड्रैगन। दोस्तों जिनपिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक और बहुत बड़ा दावा कर दिया है इस बार, और दावा भी ऐसा किया है कि चीन अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। जी हां दोस्तों, अगर सच है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर झूठा दावा है तो जिनपिंग छोड़ने वाला नहीं है ट्रंप को। दोस्तों बताएंगे ऐसा कौन सा दावा कर दिया ट्रंप ने। तो उधर आपको बताएंगे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा। कभी सिर पर अमेरिका ने रखा था इनाम, अब व्हाइट हाउस में आधिकारिक तौर पर मिलेंगे ट्रंप से। जी हाँ, बताएंगे ये उनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के निरंतर बढ़ते ताकत का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारत की कूटनीति के आगे बाकी सब देश फेल है, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए अपने खिलाफ हुए तख्ता पलट को विदेशी आतंकी साजिश करार दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रची और देश में छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काई। हसीना ने द प्रिंट से बातचीत में कहा कि जुलाई अगस्त में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन असल में कोई लोकतांत्रिक क्रांति नहीं, बल्कि अमेरिका द्वारा रचा गया आतंकवादी हमला था, जिसे पाकिस्तान की मदद से एग्जीक्यूट किया गया, अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इसे आंदोलन मत कहो, ये बांग्लादेश पर हमला था। मुझे सत्ता से हटाने की अमेरिकी साजिश थी, जिसे पाकिस्तानी ताकतों ने अंजाम दिया और छात्रों के विद्रोह के रूप में पेश किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जिन हत्याओं के लिए उनकी सरकार को दोषी ठहराया गया वे पुलिस नहीं बल्कि आतंकियों द्वारा की गई, ताकि जनता को उनके खिलाफ भड़काया जा सके। दोस्तों हसीना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर भी गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने अमेरिका के इशारे पर साजिश रची और फंडिंग की। उन्होंने कहा कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण चाहता था, लेकिन उनके इनकार करने पर उन्हें सत्ता से हटाने की योजना बनाई गई। अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो अमेरिका मुझे नहीं हटाता, लेकिन मैंने अपने देश को बेचने से इनकार कर दिया। हसीना ने कहा कि उन्होंने यूनुस को देश का गद्दार बताया और कहा कि उसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। हसीना ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो लंबे समय से चरमपंथी नेटवर्कों को समर्थन देता रहा है, ये 1971 से चली आ रही दखलंदाजी की परंपरा का ही हिस्सा है। दोस्तों हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की गतिविधियों को निलंबित कर दिया और पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया। अब हसीना और उनकी पार्टी कई कानूनी मामलों का सामना कर रही है, जिनमें प्रदर्शनकारियों की मौतों से जुड़े हत्या के आरोप भी शामिल हैं। ढाका के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में हसीना के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग की है। बांग्लादेश चुनाव आयोग दिसंबर की शुरुआत में आम चुनाव की घोषणा कर सकता है। मोहम्मद यूनुस ने सेना और विपक्षी बीएनपी के दबाव में अगले साल फरवरी तक चुनाव कराने का वादा किया है। दोस्तों तो ये सबसे बड़ा और सनसनीखेज दावा किया है, खुलासा किया है दोस्तों शेख हसीना ने अमेरिका और पाकिस्तान की चालों को लेकर, जहाँ पर रचयिता अमेरिका था और करता पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अब शेख हसीना के इस खुलासे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है, क्या हसीना ने जो एक एक बातें कही है वो सारी सही हैं? देखते हैं आपकी क्या राय है दोस्तों। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस सरकार की जमकर हो रही है थू-थू। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सियासी हिंसा में 281 की मौत की बड़ी जानकारी। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भले ही सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हो, लेकिन उनकी जमकर थू-थू हो रही है दोस्तों। ढाका के मानवाधिकार
संगठन अधिकार ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया है कि अगस्त 2024 से सितंबर 2025 के बीच लगभग 300 लोग राजनीतिक हिंसा और भीड़ हमलों में मारे गए। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद ये हादसे हुए हैं, ये हमले हुए हैं, ये हिंसा हुई है। जी हां दोस्तों, और मोहम्मद यूनुस की सरकार में पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में पुलिस पर भी जवाबदेही के सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि कुल मिलाकर यूनुस के अंतर्गत बांग्लादेश हर तरीके से हिंसा की आग में झुलस रहा है। आप किस पर जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली और सबसे बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान से तनातनी के बीच तालिबान ने ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा लॉन्च कर दिया। इस नक्शे में पाकिस्तान के कई हिस्सों को अफगानिस्तान में दिखाया गया है। तालिबान शुरू से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक सीमा रेखा डूरंड लाइन को मान्यता नहीं देता है। हाल में ही दोनों पक्षों के बीच हुई सीमा झड़पों का कारण भी यही है दोस्तों। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान डूरंड लाइन के उस पार भी मौजूद है। वे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बहुत बड़े हिस्से के अलावा पाकिस्तान के कई पश्तून बहुल इलाकों को अफगानिस्तान का हिस्सा बताते हैं। आमज न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक होस्ट समारोह में तालिबान के उप मंत्री को विभाजित पाकिस्तान को दर्शाता ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा भेंट किया गया। पिछले हफ्ते खोस्त प्रांत में एक समारोह में तालिबान के उप गृह मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान नाम का एक नक्शा भेंट किया गया, जिसमें डूरंड रेखा को हटाकर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है दोस्तों। अपने भाषण के दौरान ओमारी ने इस्लामाबाद को चेतावनी दे दी कि अगर अफगानिस्तान पर एक और युद्ध थोपा गया तो तालिबान उसका उसी तरह विरोध करेगा जैसा उसने सोवियत संघ और अमेरिका के खिलाफ किया था। खोस्त तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान के स्नातकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने सैन्य शैली की वर्दी पहनी हुई थी दोस्तों। तालिबान के एक सैन्य परेड में देशभक्ति के गाने चलाए गए। इनमें से एक गाने में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी गई। अफगान तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए प्रसारित किए गए गाने में कहा गया है कि वे लाहौर में सफेद झंडा फहराएंगे और इस्लामाबाद को जला देंगे। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। इस खबर के बाद शहबाज शरीफ और मुनीर की हालत खराब होती दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि तालिबानी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बेशक उनकी फौज की संख्या पाकिस्तान से कम है, बेशक उनका डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से काफी हल्का है, लेकिन जज्बे की अगर बात करें तो तालिबानियों में जज्बा बहुत ज्यादा होता है और यही जज्बे का डर पाकिस्तानियों को सता रहा है दोस्तों। उन्हें पता है कि तालिबानी जो कहेंगे वो बिना सोचे समझे करते हैं और एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे जल्दी हटेंगे भी नहीं। और अब इस तालिबान द्वारा ग्रेटर नक्शा लॉन्च करना वाकई में पाकिस्तान की हालत खराब कर रहा है दोस्तों। बेहतरीन खबर थी, इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों कर्मा। शुरुआत में पाकिस्तान सोचता था कि वो भारत में आतंकवाद फैलाकर भारत को नेस्त नाबूद कर देगा, भारत को कमजोर कर देगा, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि आतंक परस्त देश पाकिस्तान, जिसे आज आतंकिस्तान भी कहा जाता है, वो खुद आतंकवादियों की मार झेल रहा है दोस्तों। भारत से दुश्मनी तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान के बाकी पड़ोसी ही पाकिस्तान की हालत खराब कर रहे हैं। भारत का तो नंबर भी नहीं आने वाला। भारत को कोशिश भी करने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं इसी से जुड़ी, जहां इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में घात लगाकर पुलिस काफिले पर आईईडी हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल दोस्तों। तलाशी अभियान जारी। बता दे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में रविवार को संवर्धित विस्फोटक उपकरण बोले तो आईईडी के जरिए पुलिस के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें एक थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिला पुलिस अधिकारी डीपीओ खान जेब खान ने बताया कि काफिले पर यह हमला हांगू जिले में उस समय हुआ जब पुलिसकर्मी एक शांति समिति की बैठक से लौट रहे थे। तो वहीं अगली खबर बता दे, क्या ताइवान मुद्दे पर अमेरिका के सामने झुक गया ड्रैगन। ट्रंप ने कह दिया, जब तक मैं हूं चीन ताइवान पर कार्रवाई नहीं करेगा। जिनपिंग को लेकर ट्रंप ने बहुत बड़ा नया दावा कर दिया। दोस्तों आपको बता दें, चीन पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कह दिया कि जिनपिंग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकाल के दौरान वो ताइवान पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि गुरुवार को दक्षिण कोरिया में जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत में ताइवान का लंबे समय से विवादास्पद
विवादास्पद मुद्दा न उठा। बता दें कि ये बातचीत मुख्यतः अमेरिका चीन व्यापार तनाव पर केंद्रित थी, लेकिन अमेरिकी नेता ने ये निश्चितता व्यक्त की कि उनके पद पर रहते हुए चीन ताइवान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। रविवार को एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और उनके लोगों ने बैठकों में खुले तौर पर कहा है कि आपके राष्ट्रपति रहते हुए हम कभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वे इसके परिणाम जानते हैं। अमेरिकी अधिकारी लंबे समय से इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल कर सकता है। ताइवान एक स्वयं शासित द्वीपीय लोकतंत्र है जिस पर बीजिंग अपना दावा करता है। ऐसे में सवाल यह है दोस्तों कि क्या वाकई में ताइवान मुद्दे पर अमेरिका के सामने झुक गया है ड्रैगन? क्योंकि दोस्तों जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सबको पता चल जाएगा, और शी जिनपिंग भी इसका जवाब जानते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने लंबे समय से ताइवान को लेकर रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाई है, यानी ये खुलकर नहीं कहा जाता कि चीन के हमले की स्थिति में अमेरिका क्या करेगा। हालांकि दूसरी ओर चीन के दूतावास और व्हाइट हाउस की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह इंटरव्यू शुक्रवार को फ्लोरिडा के मारे लागो रिजॉर्ट में रिकॉर्ड किया गया था, और आज दोस्तों तीसरा दिन पूरा होने जा रहा है, लेकिन अब तक चीन की तरफ से इस पर कोई बयानबाजी, कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, जबकि चीन को रिएक्शन देना चाहिए था दोस्तों। और इस वजह से ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अमेरिका के आगे झुक गया ताइवान के मुद्दे पर चाइना? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को अहमद अल शरा के साथ व्हाइट हाउस में कुछ स्तरीय बैठक कर सकते हैं, जहां अमेरिका और सीरिया के नेताओं के बीच इस तरह की मुलाकात पहली बार दर्ज हो सकती है। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि इस बैठक की तारीख 10 नवंबर होने की संभावना है। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस का दौरा कर चुके हैं, जहां ट्रंप ने उनकी जमकर तारीफ की थी। अगर ये बैठक तय होती है तो यह किसी सीरियाई राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। अभी तक इस तरह की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रहने की शर्त पर यह जानकारी दी है। दोस्तों ट्रंप और शरा की पिछली मुलाकात इस वर्ष में मई में सऊदी अरब में हुई थी। ये अमेरिका और सीरिया के बीच 25 वर्षों में पहली बार दोनों नेताओं के आमने सामने मुलाकात थी। अहमद अल शरा पर पहले एक समय 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया था, क्योंकि उन्हें आतंकवादी समूह से नाता रखने वाला माना जाता था। अधिकारियों ने बताया कि इस यात्रा के दौरान शरा और अमेरिका समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसमें शरा के नेतृत्व में सीरिया द्वारा ISIS के खिलाफ अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने की शर्तें हो सकती हैं। इस तरह की पहल सीरिया के लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को कम करने की दिशा में मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि किसी सीरियाई राष्ट्रपति का पहला व्हाइट हाउस का दौरा होने वाला है, और ऐसा पिछले 80 साल में होने वाला है। दोस्तों अहमद अल शरा कभी अलकायदा के सदस्य हुआ करते थे। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो वे अमेरिकी सेना से लड़े और अलकायदा से जुड़ गए। बाद में उन्हें पकड़ा गया और अबू गरीब जेल में डाल दिया गया। रिहा होने के बाद अल शरा सीरिया लौटे और अबू मोहम्मद अल जोलानी नाम से एक विद्रोही संगठन बना लिया। अल शरा ने बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 2016 में उन्होंने अलकायदा से नाता तोड़ लिया। दिसंबर 2024 में उन्हें उनके संगठन ने असद को सत्ता से हटा दिया। 29 जनवरी 2025 को उन्हें अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। 2016 में अमेरिका ने उन्हें आतंकी घोषित किया था। उन पर पहले 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम था, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, लेकिन जुलाई 2025 में आतंकियों की लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। दोस्तों ये पूरी कहानी है सीरियाई राष्ट्रपति की। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलेगा। ये मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इनकी मुलाकात के बाद जो भी खबरें आएंगी सबसे पहले आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बार बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर एक साथ दिखेगी भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना की ताकत। त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का होगा आयोजन। दोस्तों भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के सहयोग से नवंबर 2025 की शुरुआत में त्रिसेवा अभ्यास बोले तो TSE 2025 यानी त्रिशूल आयोजित करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त परिचालन तत्परता को मजबूत करना और थल, जल और वायु क्षेत्रों में एकीकृत क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय तीनों सेनाओं के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करते हुए इस अभ्यास की देखरेख करेगा, जिसमें राजस्थान और गुजरात के खाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अभियान शामिल होंगे। समुद्री घटक में उत्तरी अरब सागर में जल थल चर अभियान शामिल होंगे, जिससे व्यापक बहुक्षेत्रीय संलग्नता सुनिश्चित होगी। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, POK में जैश ए मोहम्मद के ध्वज मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी पाकिस्तानी मंत्री ने किया उस जगह का दौरा। दोस्तों
7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक में ध्वस्त हुए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में स्थित कैंप मरकज बिलाल को फिर से बनाने का काम इस महीने पाकिस्तान शुरू करने जा रही है। एबीपी न्यूज के हाथ लगी एक्सक्लूसिव तस्वीरों के मुताबिक पिछले हफ्ते पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में पीओके मामलों के केंद्रीय मंत्री राणा मोहम्मद काजिम नून ने मुजफ्फराबाद की शबली रोड स्थित जैश ए मोहम्मद के मरकज सैयदना बिलाल का अधिकारियों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग बोले तो नवाज के अन्य नेताओं के साथ दौरा किया और ध्वस्त ट्रेनिंग कैंप की हालत देखी। इसके बाद जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की सरकार के केंद्रीय मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जैश ए मोहम्मद के इस कैंप के फिर से पुनर्निर्माण कार्यक्रम की जानकारी ली और खर्च के बारे में जाना, जिसके बाद शहबाज शरीफ के केंद्रीय मंत्री राणा मोहम्मद काजिम नून ने ऐलान किया कि जल्द ही पाकिस्तान की सरकार भारत की स्ट्राइक में ध्वस्त हुए जैश ए मोहम्मद के इस मरकज को फिर से बनवाएगी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक राणा मोहम्मद कासिम नून के ऐलान के बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान की सरकार मुजफ्फराबाद में ध्वस्त हुए जैश ए मोहम्मद के कैंप को फिर से बनवाने का काम इसी महीने शुरू कर देगी। नेक्स्ट खबर बता दें, अब चीन को मिलकर चुनौती देंगे कनाडा और फिलीपींस, दोनों देशों ने की रणनीतिक रक्षा साझेदारी। दोस्तों, विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच कनाडा और फिलीपींस ने रविवार को एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास को बढ़ावा देना और क्षेत्र में किसी भी तरह की आक्रामकता को रोकना है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। जी हां, कनाडा और अन्य पश्चिमी देश हाल के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं ताकि कानून के शासन को सुदृढ़ किया जा सके और क्षेत्र में व्यापार व निवेश को प्रोत्साहन मिले। इसी क्रम में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर लगातार अन्य देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनका देश विवादित जल क्षेत्र में सैन्य रूप से अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली चीन का बेहतर सामना कर सके। यह साझेदारी दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक चीन को चुनौती पेश करेगी। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पिछले 10 साल में गिरी या फिर बढ़ी भारतीय पासपोर्ट की साख। क्या है स्थिति दोस्तों, कितने देश देते हैं वीजा फ्री एंट्री? आपको बता दें, भारत के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा में पिछले 1 दशक के दौरान बड़ा सुधार देखने को मिला है। भारत के लिए अच्छी खबर है, भारतीय पासपोर्ट अब पहले की तुलना में थोड़ी और बेहतर स्थिति में आ चुका है। दोस्तों, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोले तो आयाटा के आंकड़ों के मुताबिक साल 2013 में भारतीय पासपोर्ट धारकों को 52 देशों की यात्रा पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्राप्त थी। 2014 से पहले जहां लगभग 38 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 45 देशों तक पहुंच चुकी है। इस सुधार का मुख्य कारण भारत की मजबूत वैश्विक कूटनीति, आर्थिक संबंधों और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को माना जा रहा है। यानी कि 2013 के बाद से जहां मात्र 38 ही देश वीजा ऑन अराइवल देते थे, आज 2025 में दोस्तों 45 देश हैं जो वीजा ऑन अराइवल देते हैं। भारत के लिए काफी खुशखबरी भरी खबर है। दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर जयशंकर जी के साथ फिर बैठेंगे बहरीन के विदेश मंत्री। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता करने के लिए भारत पहुंचे हैं। इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। यह यात्रा भारत और बहरीन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने रविवार को एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बहरीन साम्राज्य के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी का हार्दिक स्वागत है। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका से टेंशन के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री ने किया भारत का जिक्र। आखिर क्यों किया? बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ अपने देश की प्रगति का उल्लेख किया तथा इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के साथ शुल्क बोले तो टैरिफ दबाव के बीच उनका देश विदेशों में साझेदारी बना रहा है। कार्नी की शनिवार को यह टिप्पणी अमेरिका को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह ओटावा के साथ सभी व्यापार वार्ताओं को उसके खराब व्यवहार के आधार पर समाप्त करने के बाद आई है। कार्नी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भर के देशों के साथ नई साझेदारियां बनाना और ऐसा करने के लिए दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हिस्से से बेहतर कोई जगह नहीं है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ जो प्रगति कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मुलाकात नहीं की, लेकिन विदेश मंत्री अन्य मंत्री भारत के साथ बैठ के कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हम घरेलू स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यही कर रहे हैं। विदेशों में ये साझेदारियां बनाए, अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करें। ये रातों रात नहीं हो सकता, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये बयान अमेरिका से तनातनी के बीच आया है। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर
गाजा में बीच रास्ते पर रसद ने भरा ट्रक लूटा, अमेरिका ने जारी किया वीडियो तो हमास बोला हमने नहीं किया। दरअसल अमेरिका ने गाजा का एक वीडियो फुटेज जारी करते हुए हमास पर गंभीर आरोप लगा दिया। अमेरिका का कहना है कि वो गाजा में आम लोगों की मदद के लिए जो सहायता भेजी जा रही है उसे हमास के लोग लूट रहे हैं। हालांकि हमास ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। हमास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि गाजा में एक सहायता काफिले को लूटने के अमेरिकी आरोप झूठे हैं। हमास की तरफ से चलाए जाने वाले गाजा सरकार के मीडिया ऑफिस की तरफ से यह बयान सामने आया है। वहीं दोस्तों नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने का भी संकल्प दोहराया, लेबनान से हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने को कहा। जी हां, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास को निहत्था करने और गाजा पट्टी को पूरे तरीके से असहनीय क्षेत्र बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पिछले महीने लागू हुए सीज फायर के बावजूद बचे हुए आतंकी समूहों को निशाना बनाती रहेगी। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मंत्रियों से कहा कि गाजा के कुछ हिस्सों में जो हमारे नियंत्रण में है हमास के कुछ सेल अभी भी सक्रिय हैं और हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से खत्म कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए दक्षिणी गाजा में राफा और खान यूनिस के इलाकों का जिक्र किया। दोस्तों वहीं तालिबान के शिक्षा मंत्री का फरमान, ड्रोन और मिसाइलें बनाए मुसलमान, अफगानिस्तान को तलवारों की नहीं है आवश्यकता। जी हां, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के शिक्षा मंत्री ने देश के युवाओं से तलवारों की जगह मिसाइलें और ड्रोन बनाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को रक्षा के लिए तलवारों की आवश्यकता नहीं है बल्कि उसे उन्नत हथियार चाहिए। उन्होंने ये मांग पाकिस्तान के साथ जारी सीमा विवाद के बीच तनाव के बीच की है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां अनंत सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दुलार चंद यादव हत्याकांड में हुए गिरफ्तार। दोस्तों दुलार चंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें पटना के बेऊर जेल भेजा गया है। इससे पहले अनंत सिंह और अन्य आरोपियों की DIU सेल में मेडिकल जांच हुई, जिसके बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद की 30 अक्टूबर को हत्या हुई थी। ऐसे में शुरुआती आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है अनंत सिंह को लेकर, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वहीं बता दें अमित शाह जी का RJD पर निशाना, कहा लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या, अपहरण, रंगदारी के 3 नए मंत्रालय बनेंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल बोले तो RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनके बेटे को सत्ता मिली तो बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी के 3 नए मंत्रालय बनाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने यह दावा किया कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बरकरार रही तो बिहार को बाढ़ मुक्त बनाया जाएगा और इसके लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाएगा। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।